नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके परिवार स्वाध्याय सीरीज में। और ये क्वेश्चन की जो आपकी सीरीज चलती है, एक बार फिर से हम इसको शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन सीरीज के बाद लगभग 2-3 दिन या 4 दिन मैं क्वेश्चन की सीरीज नहीं ले पाऊंगा। उसके लिए पहले सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे काम है और जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग 2-4 दिन की बात है, मैनेज कर लीजिए। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और उसके बाद जो क्वेश्चन की सीरीज है हम उसको उसके बाद शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस कुछ दिन के लिए उसको थोड़ा डिले कर देते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है हिंदी की, उसे अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। धड़ाधड़ में ये यहाँ पे मैं पहले लिख दिया एडिटर साहब ने, एडिटर महोदय ने। धड़ाधड़ शब्द में, ये यहाँ पे भी गलत होगा। धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है? धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? ये सारा ही गलत हो गया कि धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है, ठीक है ना। देखिए, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? बताइए कौन सा रूप है धड़ाधड़? क्या धड़ाधड़ क्रिया विशेषण अव्यय है? क्या विशेषण है? क्या हुआ? क्रिया है या परिविशेषण है? बताइए इनमें से धड़ाधड़ कौन सा रूप होगा? भाई पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। बिकना क्या होता है? बिकना होता है क्रिया। बिकना क्या होता है? क्रिया होता है। और क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। तो पुस्तकें कैसे बिक रही है? धड़ाधड़ बिक रही है, अर्थात क्रिया की विशेषता है। पुस्तकें बिक रही है, ठीक है, ये काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है तो क्रिया की भी विशेषता बताई उसने। क्या हुआ? धड़ाधड़। तो पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कारण क्या है? उत्कर्ष, दोबारा से बता रहा हूं क्योंकि अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो वो मुझे गलत लगेगा। मैं दोबारा इसी क्वेश्चन को बता देता हूं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। बिकना क्या होता है? बिकना होता है क्रिया। क्या होता है? बिकना होता है क्रिया। और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये पूरा होता है क्रिया विशेषण अव्यय या फिर क्रिया विशेषण, एक ही बात है। पुस्तकें बिक रही है, बिकने की विशेषता, पुस्तकों के बिकने का तरीका क्या है? धड़ाधड़, ठीक है ना। तो कैसा हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। अव्यय होने का कारण क्या है? अव्यय होने का कारण ये है क्योंकि अव्यय लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? बताइए। कुशाग्र परिणाम है, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? बताइए कौन सा होगा? परिणामवाचक विशेषण में हम उन शब्दों को रखते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, नाप तोल सकते हैं, विशेषता बताई जाती है उसमें भी, ठीक है ना। सर्वनामिक विशेषण में जब विशेषण संज्ञा के लिए क्रिया का संज्ञा के लिए जब सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक में संख्या की विशेषता बताई जाएगी, लेकिन गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। उत्कर्ष एक विद्यार्थी है। भाई उत्कर्ष की विशेषता क्या है? कि वो विद्यार्थी है, लेकिन कैसा विद्यार्थी है? उत्कर्ष जो है वो कुशाग्र है। तो कैसा है? ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। राम की गायें बहुत काली है। भाई राम की गायें बहुत काली है। बताइए, राम की गायें काली है, लेकिन काली में भी बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द क्या है? काली। काली क्या होगा? सर्वनाम होगा, क्रिया होगा, विशेषण होगा या परिविशेषण होगा? जो क्रिया है, जो राम की गायें काली है, काला होना उसका कैसा है? एक गुण है। राम की गायें काली है, काला होना क्या है? एक गुण है, उसकी विशेषता है। तो काला क्या हुआ? विशेषण होगा, विशेषण। लेकिन बहुत काली है, काली की विशेषता क्या है? काली, राम की गायें काली है। भाई काला इसका गुण है, काली कोई क्रिया नहीं है। और ये क्या है? विशेषण। तो इसका क्या होगा? ये होगा बहुत, क्या होगा? ये होगा परिविशेषण। क्या होगा? परिविशेषण होगा, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिविशेषण। सही शब्द का चयन कीजिए। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, या दुबला पतला लड़का, या उड़ता हुआ चिड़िया? बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द होगा? बताइए कौन सा? तो आंसर नंबर सी होगा, जो पता लग रहा है, दुबला पतला लड़का। सुनहरी पत्ता, सुनहरी पत्ता, ठीक है ना।
काले टोपी दुबला पतला लड़का इसका सही आंसर होगा। भाई लड़के की विशेषता पूछी है इसमें, ठीक है ना, ठीक है ना। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। उत्कर्ष शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए? उत्साह, ये उत्साह है, उत्कर्ष नहीं है, उत्साह। तो उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साह होगा, उत्साहित होगा, उत्साह होगा, उत्साही होगा। बताइए उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साह शब्द का विशेषण होता है उत्साहित। क्या होता है? उत्साह शब्द का जो विशेषण होता है वो होता है उत्साहित। एक मिनट अगर आप लोग होल्ड कर सकते हो तो एक मिनट होल्ड करना बस। सॉरी, माइक ऑन कर लिया मैंने। तो उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साहित। तो उत्साहित कैसा होगा? ये एक विशेषण शब्द है। कैसा? ये एक विशेषण शब्द होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा? बी इसका राइट आंसर होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? बताइए किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? बताइए। शेरनी। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के शुरू में लगते हैं। कुछ कृदंत प्रत्यय होते हैं और कुछ तद्धित प्रत्यय होते हैं। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा जब आप क्रिया उसका चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी आप समझिए, जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है, अंत में लगते हैं, और लगने पर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। शब्द का क्या अर्थ बदल देते हैं? देखिए, शेर से बना शेरनी। भाई पहले शब्द क्या था? शेर, उसमें नी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? शेरनी। मोर में नी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? मोरनी, ठीक है ना। और किसमें नहीं लगा है, ठीक है ना। इसमें क्या जोड़ा? यहाँ पे इसमें भी नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है नी प्रत्यय, इसमें नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नौकरानी में, नौकर में आनी प्रत्यय जुड़ा है। क्या जुड़ा है? आनी, ना कि नी। तो आनी, नौकर में आनी प्रत्यय जोड़ा गया और तब क्या बना? नौकरानी बना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुट में क्या जुड़ा? कुटनी, नी प्रत्यय जुड़ा तो कुटनी बन गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए कहता है उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो, मैंने अभी उपसर्ग के बारे में बताया है कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं, लेकिन उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं नहीं। आप लोग कमेंट करिए, आपके पास लाइव कमेंट करने का ऑप्शन है, आप लोग लाइव कमेंट करिए, साथ साथ आंसर दीजिए। आंसर देने से फायदा ये होगा कि आप लोगों को पता चलता है कि मैं सही दे रहा हूं या गलत दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ऑप्शन पे लाइव कमेंट करिए, और जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो आपका आंसर इसे पढ़ते ही तुरंत आना चाहिए, ए बी सी या डी। क्वेश्चन का नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर सी। जो भी आपका आंसर होगा उसको नोट कर दीजिए। लाइव कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर किसी को नहीं पता तो लाइक, उसके बाद में फिर डिसलाइक, और फिर बराबर में लाइव कमेंट का ऑप्शन होता है। लाइक करना है, डिसलाइक को देखना भी नहीं है, लाइक करना है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लाइव कमेंट करते रहिए, साथ साथ आंसर दीजिए। आंसर देने के बाद अगर कोई पहली बार दूसरी बार आंसर देगा तो आने वाले एक हफ्ते में उसको अच्छा लगने लगेगा, और आंसर खुद देगा तो उसका अभ्यास बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए, उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो, जैसे ऐसे क्वेश्चन सीधे पेपर में आ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन। आप एक काम करिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो, गूगल पे जाइए, सर्च करिए और ये देख लीजिए कि किस में इसका प्रयोग नहीं, किस पेपर में ये क्वेश्चन आया है। लिख के देगा वो कि किस पेपर में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो मैं बिना पेपर के आप लोगों को करा दूं। मैं पेपर में वही क्वेश्चन कराता हूं जो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए, उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है नहीं, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, ये भी गलत हो गया। दृष्टि
किसी ये दृष्टि तो इसमें है ही नहीं, गलत दिया हुआ है। किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि इसमें नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 7 का सी। 8 का अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अधि, अद, अत या अद, कौन सा बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। कमेंट करिए, कमेंट करिए कौन सा लगा हुआ है। लाइव कमेंट का ऑप्शन आपके पास, कौन सा लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसका? अधि उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है अध्यक्ष में। संग्राम में उपसर्ग बताइए कौन सा है। लगभग कई चैप्टर से मैं क्वेश्चन उठाता हूं, कई चैप्टर से क्वेश्चन लेता हूं मैं, तो सबके क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं। संग्राम में उपसर्ग बताइए, बताइए संग्राम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सन, सम, से, सत, बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, सम उपसर्ग लगा हुआ है संग्राम में। कौन सा? सम उपसर्ग संग्राम में लगा हुआ है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? नी, धानी, ई और आनी, बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बताइए सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, सॉरी। और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। कहां पे? अंत में लगते हैं। अब देखिए सावधानी में क्या होगा? सावधान, सावधान एक शब्द है, इसमें नी प्रत्यय जोड़ दिया गया। क्या? ई प्रत्यय जोड़ दिया गया। कौन सा? ई प्रत्यय इसमें जोड़ दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या बना? सावधान से बना सावधानी। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 5, बताइए कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचन होते हैं? हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वचन होते हैं। कितने प्रकार के? हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वचन होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हिंदी भाषा में वचन होते हैं। अभी हम 12वें क्वेश्चन पे आया। टाइम जा चुका है हमसे आगे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा तेज चलना पड़ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मैं डिफाइन कर पाऊं। लिंग की दृष्टि से सही, वो दही, दही लिखा हुआ है, सही नहीं, दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है? बताइए लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या होगा? वाक्य में प्रयोग करिए। मैंने आपको बताया है कि वाक्य में प्रयोग करोगे तो अच्छे से उसका यूज कर पाओगे। लिंग की दृष्टि से दही शब्द कैसा है? लिंग की दृष्टि से दही शब्द आपका पुल्लिंग है। कहते हैं दही गिर गया, दही पी लिया, दही पी लिया, दही गिर गया। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? वाक्य में प्रयोग करिए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानने की सबसे अच्छी बात होती है, आप उसे वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। वाक्य कुछ भी बना दीजिए। जैसे अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? देखिए, चक्रव्यूह तोड़ दिया, चक्रव्यूह टूट गया, चक्रव्यूह जो है टूट गया, ठीक है। संकल्प टूट गया, मृत्यु आ गई, मृत्यु क्या हुआ? आ गई, ठीक है ना। उत्साह हो गया, मुझे उसने ऐसी बात बताई, मैं उत्साह से भर गया, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? मृत्यु आ गई, ठीक है ना। मृत्यु आ गई। मृत्यु जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। मृत्यु आ गई। सुंदरता में संज्ञा है, बताइए सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? भाई कोई व्यक्ति सुंदर है तो वो उसका गुण है। सुंदर होना किसी का गुण होगा, लेकिन सुंदरता, सुंदरता क्या होगा? मन में होती है। सुंदरता मन में है। किस में? मन में है। सुंदरता मन में है। तो क्या होगा आपका? भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई व्यक्तिवाचक की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, सॉरी दोस्तों, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है आपकी राम, किसी विशेष का नाम, राम, रामचरितमानस, क्या होगा? राम, रामचरितमानस, ऐसे नाम। समूह की बात करते हैं तो भीड़, चाबियों का गुच्छा, सेना,
ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा होती है आपकी वकील, भाई बहन, वकील भाई बहन ये सभी होते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा होती है सुंदरता, लड़कपन, बुढ़ापा, ये सब के शब्द हैं। ये सभी शब्द कैसे है, ये सभी शब्द है आपके कैसे, ये सभी शब्द आपके कैसे है, ये सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मित्र का भाववाचक बनाइए। भाई मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जो मित्र है, मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बंधुता होगी, मीत होगी, मित्रता होगी या शत्रुता होगी? बताइए। शत्रुता तो कोई भी नहीं बनाएगा, तो ये तो पहले ही काट देते हैं हम। चलो अब 3 में से आंसर दीजिए। चलो ये भी काट देते हैं, मीत भी काट देते हैं। अब आंसर दे दीजिए। अब तो कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। लाइव कमेंट का ऑप्शन हुआ है। क्लास रात को 8 बजे लाइव होती है। लाइव आइए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। अब मैंने 2 ऑप्शन छोड़े आपको, ए या सी। तो मित्र से बनेगा मित्रता, और मित्रता होती है मन में, मित्रता को नहीं छू सकते, तो मित्रता इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? बताइए। अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? क्या अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? देखिए इनमें से सभी गलत है, तो मैं कुछ बना भी नहीं पाऊंगा। ये संयुक्त व्यंजन होता है क्या? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रय। कितने होते हैं? 4। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये बनता है क और श के योग से, और मैंने आपको बताया है पहले वाले के साथ हलन तय और रे के योग से त्रय बनेगा, जय और अञ्य के योग से क्या बनेगा? अज्ञा बनेगा, और श्रेय, श और रे के योग से क्या बन जाएगा? आपका श्रेय बन जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले व्यंजन हलंत सहित और दूसरा बिना हलंत के होगा। ये स्वर रहित होगा, इसमें स्वर होता है। तो क और श किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करिए। लाइव कमेंट करोगे तो कुछ दिन के बाद आपको उसकी हैबिट हो जाती है, और हैबिट होने का फायदा ये होगा कि आप लोग को याद हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया हुआ है कि अक्षय वर्ण किसके योग से बना है। अब बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है, अगर ये तो याद ही करना पड़ेगा। समझ लिया हमने कि क और स से, लेकिन याद भी तो होना चाहिए, तो इसलिए अपने कमेंट करने से याद हो जाता है। तो कमेंट करिए, कमेंट करने में कंजूसी मत करिए। आपके पैसे नहीं लगते कमेंट करने में, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होती। फ़ोन को लेके बैठना है और आराम से कमेंट करना है, ठीक है ना। तो क और श के योग से क्या बनेगा? अक्षय। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? मैंने आपको बताया था कुल स्वर है ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ओ, औ। गिन लीजिए कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हुए? 10 होंगे, 11 होंगे, 12 होंगे, 13 होंगे। बताइए इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल 11 स्वर होते हैं। 2 होते हैं अंग और ए, जो अयोगवाहा होते हैं। अंग और ए अयोगवाहा होते हैं, ठीक है। इन्हें स्वर से अलग रखा जाता है, अयोगवाहा को, या फिर इन्हें आगत ध्वनियाँ कह सकते हैं। जो आगत ध्वनियाँ होती है वो व्यंजन में काउंट होती है। पहले इन्हें 13 माना जाता था, लेकिन वर्तमान वर्णमाला में 11 स्वर है। कितने? 11 स्वर है, ठीक है ना। जो हमारी आधुनिक वर्णमाला है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा ट वर्ग से संबंधित नहीं है? पहले तो बताइए ट वर्ग कौन सा होता है। अभी हमने चैप्टर को खत्म किया है। ट वर्ग होता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कंठ से क, ते, मैं, दे और ओ। कतम 2 क्या होगा? कतम 2। कहते मैं दे, और यहाँ पे लिख लीजिए ओ। ये मैंने आपको बताया था। कंठ वर्ग तालव्य मूर्धन्य दंत्य औष्ठ्य। तो ट वर्ग कौन सा है? मूर्धन्य होगा। टे, ठे, डे, ढे, अणे। तो टे, ठे, डे, ढे, अणे। लेकिन घ होता है कंठवर्ण। क्या होता है? घ होता है कंठवर्ण। 18 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर बताइए, इनमें से कौन सा है? पश्च स्वर इनमें से कौन सा है?
पश्च स्वर के बारे में बताइए कि निम्नलिखित में से हम किसे पश्च स्वर की श्रेणी में रखेंगे, इनमें से कौन सा पश्च स्वर होगा। ऑप्शन है आपके कौन कौन से, ऑप्शन है आपके आ, ब, ज और ड। आ, ब, ज और ड। यार ये तो इसमें तो सारी दिक्कत तो ये स्वर पूछा है और स्वर एक ही दिया इसमें, तो इसे तो कोई भी आंसर बता देगा। आंसर बताने में तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना भाई। मैंने पूछा है पश्च स्वर, अब किसी ने इसमें अगर गलत आंसर दे दिया तो खुद सोच लें कितना पड़ रहा है। ये सब तो व्यंजन है और स्वर के बारे में पूछा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है, बताइए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, पहले तो ये बताइए। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। कितने होते हैं, 5 प्रकार संज्ञा के होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, आपका व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक रह गया इसमें ना, उल्टा सीधा लिखा गया है ये जातिवाचक। मैं बोल रहा हूँ बार बार जाति, लेकिन लिख नहीं रहा हूँ। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है, ए, बी या सी, ऑप्शन बताइए कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देशवाचक कोई संज्ञा का भाग नहीं होता। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, बताइए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आता है, कौन सा आता है। पशु पक्षी भाववाचक में आते हैं, सघोष गुण दोष भाववाचक में आते हैं, दिशाएं भाववाचक में आते हैं या आभूषण भाववाचक में आते हैं। निम्न में से उत्तर दीजिए, ए, बी या सी कौन सा भाववाचक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सघोष गुण दोष भाववाचक में आते हैं। 21 और नंबर 22 पे आ जाते हैं। अब भी टाइम हमसे आगे ही चला हुआ है। लिखिए, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। भाई पाठ्य पुस्तक का गुण इसमें से कौन सा नहीं होगा। क्या शोदेश्यता इसका गुण नहीं होगा, उपयुक्तता इसका गुण नहीं होगा, अशुद्धता इसका गुण नहीं होगा या क्रमबद्धता इसका गुण नहीं होगा। भाई हम तो पाठ्य पुस्तक का गुण ए, बी, सी में से बताइए कौन सा नहीं होगा। आसान क्वेश्चन है, कोई भी आंसर दे देगा जल्दी से। कौन सा गुण नहीं होगा, शुद्धेश्यता, उद्देश्यता, इसको उद्देश्यता मान लीजिए, ठीक है ना, आप उद्देश्यता लिख लीजिए, उपयुक्तता और क्रमबद्धता। तो क्या होगा, अशुद्धता किसी भी पाठ्य पुस्तक का कोई गुण नहीं होता, ठीक है। हिंदी के शब्दों को लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के या सर्वनाम के। बताइए हिंदी शब्दों में लिंग का निर्धारण हम किस आधार पर करते हैं, किसके आधार पर करते हैं। राम जाता है, सीता जाती है। जाती है, खाती है, पीती है, नहाती है, चलती है, चलता है, दौड़ता है, नहाता है, खाता है। जहाँ भी हमने देखा कि क्रिया स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, वहीं से हम लिंग को बदल देते हैं। तो किसके आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर आपका हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है। कारक के कितने भेद होते हैं, बताइए कारक के कितने भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, नानी ने रारी रे, अधिग्रहण में पर और संबोधन हे हरे। तो कितने हो गए, 8 प्रकार होते हैं। तो कारक के कितने प्रकार होते हैं, कारक के 8 प्रकार होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, नानी ने रारी रे, अधिग्रहण में पर और संबोधन हे हरे। तो क्या होगा, 8 का ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 आंसर। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है, जो करेगा सो भरेगा, इसमें रेखांकित शब्द क्या है। जो और सो किस में आते हैं, क्रिया विशेषण में, संकेतवाचक सर्वनाम में, संबंधवाचक सर्वनाम में या गुणवाचक सर्वनाम में। विशेषण को काट देते हैं, खत्म करते हैं। चलो मैंने ऑप्शन काट दिया। अब बताइए 3 में से आंसर क्या होगा। आंसर होगा आपका संकेतवाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक। जो करेगा सो भरेगा, इसमें कौन सा आंसर होगा, ये संबंध को दर्शाता है कि जो करेगा सो भरेगा, जो पकाएगा सो खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
कितने सारे एग्जाम्पल हो गए। जो करेगा सो भरेगा, जो पकाएगा सो खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कितने हो गए? ये आपके आंसर हो गए संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे सभी ये। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 का आंसर सी होगा, जो करेगा सो भरेगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए। उत्तम पुरुष, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष हो गया, आपका मध्यम पुरुष हो गया, या फिर आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या इनमें से कोई भी नहीं होगा बताइए। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य कोई नहीं। तो जो सर्वनाम है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसमें से एक सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? उसमें से एक है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? 6 भेद होते हैं, एक भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 अंग हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो मैं, तुम, मैं, आप, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में वक्ता के लिए बात की जाती है, तुम या आप यहाँ पे आदर के लिए प्रयोग होता है। और अन्य पुरुष में किसी तीसरे के लिए बात करते हैं। जैसे उत्तम पुरुष की अगर बात करता हूँ तो मैं, उत्तम पुरुष में मैं अपने लिए बात करूंगा आपसे, लेकिन मध्यम पुरुष में आपके साथ आपके लिए बात करूंगा, और अन्य पुरुष में मैं किसी तीसरे की बात करूंगा कि ये वह कहाँ जा रहा था यार, तो ये क्या होगा? ये अन्य पुरुष हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष जो अपने लिए बात कर रहा है, मैं और मुझे, उत्तम पुरुष आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। 27 का आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला वाक्य में कौन सा, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है बताइए। आप भले तो जग भला, इसमें आप भले तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है? पूरे सेंटेंस ही पता लग जाता है इसमें तो। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक, कौन सा होगा? आप भले तो जग भला, मैं आप पे लगाता हूँ, ये लगा दिया मैंने। आप भले तो जग भला, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां, मैं आप, 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? 28वां क्वेश्चन कहता है टाइम की बाउंडिंग की वजह से परेशानी होती है और कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बताइए। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और आपका निजवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो कितने? 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक आपका निजवाचक होता है। और निजवाचक में होता है कि अपने आप, स्वयं, स्वतः ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम में मैं, स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद ब खुद, इन सभी शब्दों का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? वह अपने आप ही चला गया, मैंने अभी क्या बताया था कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6, जिसमें से एक निजवाचक सर्वनाम भी इसका एक भेद होता है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम भी एक भेद होता है। कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ दोबारा से। आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, 6 भेद होते हैं, जिसमें से निजवाचक होता है जिसमें आप, अपने आप, स्वतः, स्वयं इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप ही चला गया, वह अपने आप ही चला गया। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम तो निजवाचक ही होगा, इसमें निश्चयवाचक नहीं होगा, निजवाचक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे। क्वेश्चन ये लास्ट हो गया आपका। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइव कमेंट करें। आंसर साथ साथ दे क्लास के। जैसे ही क्लास चलती है आप टाइम पे आ जाइए। रात को 8 AM पर, रात को 8 बजे, रात 8 बजे आपकी क्लास रोज़ डेली होती है। और अभी ये क्लास सोमवार से 2-3 दिन तक नहीं आ पाएगी, तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है। और जैसे ही 2-3 दिन में हो जाएंगे आपकी क्लास आ जाएगी। मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है तो उसके लिए सॉरी।
तो अभी इसके लिए इतना ही रखेंगे हम। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने परिवार को सपोर्ट करें। बस आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें समझोगे, हमारी मेहनत को समझोगे और सपोर्ट करोगे।